और ऐसी सर्दी में चलते 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 मैं एक बड़े स्टेशन पे पहुंच गया, जहां मुझे याद पड़ता है कि रात को जब वो लोग लड़के मुझे गाड़ी में लेने आए थे, यहीं पे आए थे। तो मुझे कुछ नो हाउ थी उस स्टेशन का नाम था शिनागावा। जी हाँ। और फिर मैं उस मशीन पे गया जहाँ टिकट निकालते हैं। वहाँ पे उस वक्त में 80 येन का सबसे छोटा टिकट होता था। तो मैंने वो 80 येन वाला टिकट निकाल लिया और मैं अंदर इंटर हो गया स्टेशन में। वहाँ पर अब मुझे उस ट्रेनों के नाम पता है, क्योंकि जाहिर एक ज़माना हो गया। एक ट्रेन चलती थी जो टोक्यो में गोल घूमती है, 24 आवर गोल घूमती रहती है। वो सुबह 3 बजे से 5 बजे के दरमियान बंद होती है और हर 1 मिनट में 3 ट्रेनें आती हैं, यानी 20 सेकंड में एक ट्रेन आती है। और वो ट्रेन जो उसका आखिरी स्टेशन कोई नहीं, वो गोल घूमती है। तो मुझे नहीं पता था। मैंने वो टिकट जेब में डाला और मैं उस ट्रेन में चढ़ गया। मैं जिस सीट पे बैठा, उस सीट के बराबर में 2 लड़के बैठे हुए थे, यंग, मुझसे ज़रा उम्र में 2-1 साल बड़े होंगे। और तो उन्होंने, जब मैं बैठा उस टाइम ना फॉरेनर बिल्कुल नहीं होते थे यहाँ। कुछ अमेरिकन आते थे या अमेरिका बेस के अमेरिकन होते थे, तो फॉरेनर्स बिल्कुल नहीं होते थे। बहुत कम लोग थे। पाकिस्तानी भी मेरे ख्याल में 20 नहीं होंगे, 20 पाकिस्तानी यहाँ जापान में नहीं थे। जिसके अंदर से पुराने पाकिस्तानियों में तैयब अली ख़ान थे, अपना क्या नाम है, हुसैन ख़ान साहब थे, रईस सिद्दीकी साहब थे, रईस एक जो थे, और एक और सिद्दीकी साहब थे जो इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर हैं, अभी भी हयात है मेरे ख्याल, वो थे। इस तरह के एक था अपना यूनुस भट्ट, वो कारपेट का काम करता था। बहुत पसंद 10, 12, 15 से ज़्यादा पाकिस्तानी पूरे जापान में नहीं थे। तो फॉरेनर्स नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही हेलो हाय किया। मैंने भी उनसे हेलो हाय बातचीत शुरू कर दी। तो 2, 4, 5 स्टेशन के बाद उनका स्टेशन आ गया, तो उन्होंने कहा थैंक यू, सी यू, बाय करके वो उतर गए। अच्छा, ये टाइम था तकरीबन रात का, नहीं, ये टाइम था दोपहर का। वो चले गए और मैं बैठा रहा सीट पे। सारा दिन मैं उस ट्रेन में गोल घूमता रहा, क्योंकि मेरे पास तो कोई जाने की जगह नहीं थी। मैं किसी को जानता भी नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि इस शख्स ने जब तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, मैं इस शख्स के मुंह नहीं लगूंगा जाके, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, जब कुछ भी नहीं होता ना जिंदगी के अंदर, याद रखना फिर कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि अल्लाह आपसे गाफिल नहीं होता। मेरा ईमान था, मैं बैठा रहा। कोई 6, 7, 8 घंटे गुजर गए और आप अल्लाह का करना देखिए, वही लड़के दोबारा उस ट्रेन में चढ़े। वो अपनी जॉब पर गए थे और जॉब से वो वापस आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने एकदम मेरे पास आ गए, हेलो हेलो, ये वो। तो ट्रेन खाली पड़ी हुई थी। कहने लगे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो वहाँ कहीं जा रहे थे। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा था, जब भी कहीं नहीं जा रहा था, आज भी कहीं नहीं जा रहा। कह तो तुम ट्रेन में घूमते रहे? मैंने कहा हाँ, मैं तो ट्रेन में घूमता रहा, मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं बहुत मसले में हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो दोनों ने आपस में कुछ जापानी में बात की। मुझे उस वक्त जैपनीज़ बिल्कुल नहीं आती थी। फिर उन्होंने मुझे बोला ओके कम हमारे साथ आओ। वो अपने घर ले गए मुझे। वो लोग रहते थे यूनिवर्सिटी के कैंप में, तो वो अपने अपार्टमेंट में ले गए। जो एक कमरे का अपार्टमेंट था, 2 बेड लगे हुए थे वहाँ। तो उन्होंने मुझे, अच्छा अब ये वक्त हो गया तकरीबन काफ़ी रात का, तो मुझे ले गए। तो उन्होंने देखा कि यार इसके पास ना जैकेट है ना ये। तो उन्होंने मुझे ले जाके वहाँ बेचारों ने उल्टी सीधी जापानीज़ इंग्लिश में समझाया कि तुम नहा लो गर्म पानी से, क्योंकि तुम बहुत ठंडे हो गए हो ना, सर्दी बहुत है। और मैं जाके गर्म पानी से नहाया। उन्होंने बेचारे ने अपना पजामा दिया मुझे और मुझे कुछ सुकून आया। और फिर उन्होंने एक लिहाफ गद्दा बिछा दिया कि तुम यहाँ सो जाओ और हम लोग जो है ना सुबह यूनिवर्सिटी जाएंगे और उसके बाद हम अपनी जॉब पर जाएंगे, तो हम रात को देर तक आएंगे। तो तुम बाहर मत निकलना, बाहर निकलोगे ना तो अड़ोस पड़ोस के लोग देखेंगे, तो हम 2 आदमी अलाउ हैं, ये कैंप है यूनिवर्सिटी का। तो हम उसके अंदर जो है ना, तुम्हें अगर देख लिया तो फिर हमें बुला के जो है ना सख्ती करेंगे। मैंने उनकी बात मान ली। मैं सारा दिन रहा। फिर रात को वो आए।
रात को वो आए तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वो खाना वाना लेके आए बेचारे ना। वो जो भी था डबर रोटी है वो मैंने खाया। और जब वो नहीं थे घर पे तो मैंने वो ग्रीन टी वगैरह पी, जो भी था उनके घर के अंदर डबर रोटी वगैरह, बस वो। इस तरह रात के टाइम में इन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने दोस्त को जहाँ पे तुम झगड़ा करके निकले हो वहाँ फ़ोन करो। मैंने कहा हाँ मुझे फ़ोन करना है, मेरा सामान वहाँ है। तो वहाँ पर मैंने फ़ोन किया तो वहाँ एक लड़का होता था आसिफ, उसने फ़ोन उठाया। तो वो उठाते मुझ पर गर्म हो गया, तू बेवकूफ़ है, तू क्यों चला गया, वो तो उसकी तो आदत है, वो तो ऐसे ही था, बोल दिया उसने, वो दिल का बुरा नहीं है, तू फ़ौरन वापस आ। अच्छा मुझे भी डूबते को तिनके का सहारा चाहिए था। मैंने कहा यार उसने मुझे माँ की बहन की गालियाँ दी। उसने बोला कि तू आ, तू बैठी हो, तू भी गाली दे लीजिए बस। मैंने कहा नहीं मैं गाली नहीं देता, बहरहाल मैं आ रहा हूँ। खैर मैंने फिर उनका शुक्रिया अदा किया जापानियों का। उन्होंने पूछा मुझसे पैसे हैं तुम्हारे पास, सब सही है? मैंने कहा हाँ सब सही है। उनका फ़ोन नंबर उन्होंने ले लिया और फिर मैं वहाँ से स्टेशन गया। वो मुझे बेचारे स्टेशन तक आए, टिकट दिलाया और फिर उन्होंने मुझे, ये अल्लाह के फरिश्ते थे दो मेरी ज़िंदगी में। और फिर मैं बैठ के ट्रेन में और फिर वापस आ गया। मुझे वापसी का रास्ता इसलिए याद था कि जाते टाइम मैंने सीधा रोड था, एक बिल्कुल स्टेशन से निकल के राइट मुड़ के सीधा रोड था। और फिर मैं जब वापस पहुंचा तो वहाँ पर वो साहब भी आए हुए थे और काफ़ी लड़के परेशान थे। लड़कों ने बोला यार तू ऐसे, मैंने बोला नहीं यार इनको मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी। तो उन्होंने भी खड़े होकर, बेइंतहा शफीक आदमी थे बहरहाल। वो कहते हैं ना धंधा धंधा होता है लेकिन दिल तो दिल होता है ना। तो उसके बाद उनसे मेरी बड़ी दोस्ती रही और बहुत ज़्यादा दोस्ती रही। फिर वो पाकिस्तान चले गए, बहुत बड़े अदाकार बन गए। फिर वो पाकिस्तान से जब आखिरी दिनों में जापान आते रहते थे। वो उनको कैंसर हो गया था बेचारे को, तो वो इलाज के लिए आते रहते थे। तो काफ़ी शफीक थे, कभी कभी मुझे फ़ोन कर लेते, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी ज़िंदगी में आज तक कभी उनकी कोई बुराई नहीं की, इसलिए कि वो वसीला थे, मुझे रोशनी दिखाने वाले वसीला थे कि जापान आ जाओ। और मैं आ गया और मैं मिलियनर हो गया। किसकी वजह से हुआ? उनकी वजह से हुआ। तो आखिरी दिनों में उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं जापान आ रहा हूँ इलाज के लिए, तुम्हें पता है, तो तुमसे मिलना है मुझे। मैंने कहा ठीक है। वो आते थे, अपने कोई दोस्त थे उनके पंजाब के, उनके पास रुकते थे वो। तो वो रुके, वो मेरे घर से तकरीबन 2-3 घंटे का रास्ता था। तो आखिरी दिनों में बहरहाल उनसे मेरी फ़ोन पर बड़ी लंबी बात हुई, 1 घंटे के करीब बात हुई। और फिर दूसरे दिन वो अस्पताल गए, अस्पताल में दाखिल हो गए और उनका इंतकाल हो गया जापान में। अभी ये लास्ट ईयर की बात है। अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे वो और वो मेरा वसीला भी थे। अच्छा फिर उन्होंने मुझसे माज़रत कर ली, मैं फिर वहाँ रहने लगा। और रहने के साथ साथ मैंने वहाँ के जो हालात देखे ना, कि कोई भी खाना नहीं पका रहा, घर में कुछ है नहीं, कोई आधे लड़के 2-3 लड़के जॉब करते हैं, 2-3 तो बिल्कुल ही सोते रहते हैं। बहुत बुरे हालात थे वहाँ। फिर उसमें एक वो जो साहब थे वो एक बॉस बने हुए थे, हर एक को हुक्म देते थे तू चाय बना ले, तू ये कर दे, तू वो कर दे। मैं सबका काम कर देता था क्योंकि मेरे लिए वो सब मेरे बड़े भाइयों की तरह थे। उन्होंने मुझे अपने घर में रखा था। उनका नहीं था, जो था तो उन साहब का, मगर ये कि बाहर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। तो 1 महीना नहीं हुआ, मैंने फिर अपना एक बंदोबस्त कर लिया। इसके दरमियान में एक ट्रेजेडी हुई क्योंकि मेरा वीज़ा 15 दिन का था। तो मुझे फौरी तौर पर जॉब दरकार थी और एक आदमी, उन्हीं लोगों का दोस्तों में एक दोस्त है जो ज़रा इस्टेब्लिश थे, शादीशुदा थे, वीज़ा वगैरह था उनके पास, गाड़ी वाड़ी थी। तो वो आए तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कोई जॉब लगवा दें। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी जॉब मैं लगवा दूँ, कल तुम इकेबुकुरो स्टेशन आ जाना। और फिर मैं कल के इंतज़ार में खुशियाँ लेके आंखों में सो गया कि कल मेरी जापान में पहली जॉब हो जाएगी। उस रात को मैं बहुत खुश था कि कल मेरी जॉब हो जाएगी और फिर मैं सो गया।